हेलो एंड वेलकम ऑल द पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स। आज हम इंटरनेशनल रिलेशन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे जो है सार्क। सार्क के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आप थोड़ा भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आप इंटरेस्ट रखते हैं, उसको जानने की इच्छा रखते हैं, तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके बारे में जानने में बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं तो भी सार्क से रिलेटेड क्वेश्चन आपको किसी ना किसी क्वेश्चन पेपर में जरूर मिल जाएगा। तो आइए हम जानते हैं कि सार्क की अवधारणा, इतिहास और भूमिका या कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री एंड रोल ऑफ सार्क क्या है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो सार्क है, सार्क ये आपका बना है SSARC, यानी साउथ एशियाई एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। तो इसमें जो कॉरपोरेशन है और जो रीजनल शब्द है, इसके ऊपर सबसे ज्यादा एम्फेसिस किया गया है। रीजनल यानी ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन से रिलेटेड है, और कॉरपोरेशन यानी इसके जितने भी एंटिटीज हैं, इसके जितने भी सिग्नेचरी कंट्रीज हैं, वो आपस में एक दूसरे को सहयोग करेंगे, इस भावना से सार्क के संगठन की स्थापना की गई है। तो इसकी अवधारणा को समझने के लिए हम इसके इतिहास को समझेंगे। देखिए, ये जो है सबसे पहले आप इसकी कल्पना और विचार के बारे में जानिए कि जो सार्क की कल्पना है और जो विचार है वो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिया उर रहमान, उन्होंने 1977 में दी, ये याद रखिएगा। और उसके बाद 1980-83 में जो कॉरपोरेशन के सिद्धांत है उनकी स्थापना हुई, और सहयोग के लिए इस पूरे एरिया को रिकॉग्नाइज किया गया, इसको पहचान दिया गया। इसके लिए 4 बैठकें आयोजित की गई। वह बैठकें कोलंबो, काठमांडू, इस्लामाबाद और ढाका, ये 4 जगह में ये बैठकें आयोजित की गई थी। उसके बाद आप देखिए 1981 एशियाई देशों के विदेश मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, जहां पे कृषि, ग्रामीण विकास, दूरसंचार, मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य, जनसंख्या नियंत्रण, ये देखिए सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर हर एक देश की जो आप कह सकते हैं कि हर एक राष्ट्र का राष्ट्र हित उन चीजों से जुड़ा रहता है, और इन चीजों से ही एक देश दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करता है, चाहे वो व्यापार हो, चाहे ये सारे जो है कृषि, ग्रामीण विकास, दूरसंचार, मौसम विज्ञान, स्वास्थ्य और जनसंख्या नियंत्रण, इन सारे बिंदुओं से यह चीज शुरू की गई। उसके बाद आप देखिए ये राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव, भारतीय समर्थन की आवश्यकता बहुत अधिक थी एक सार्क जैसे संगठन की स्थापना के लिए। और उसके लिए देखिए, जो पूरा विश्व है, पूरे विश्व को अगर आप एक ग्लोब में देखेंगे, तो ये ग्लोब में जो ऊपर के जितने कंट्रीज हैं, यहाँ पे जैसे आप अमेरिका, इधर आप ब्रिटेन को ले लीजिए, रूस को ले लीजिए, ये बीच में आपका अटलांटिक ओशियन है। तो ये जो ऊपर के जितने कंट्रीज हैं, जिसको आप नॉर्दर्न हेमिस्फेयर या विश्व के ग्लोब के उत्तर की तरफ आप देखते हैं, ये सारे जो देश हैं, इन देशों को कहा जाता है विकसित देश। ठीक है, ये डेवलप्ड हैं। और उसके बाद ये जो है, ये डेवलप्ड देश है। और जो नीचे के हैं वो कंपैरेटिवली, जैसे आपका अफ्रीकन कंट्रीज के जो देश हो गए, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देश हो गए, भारत हो गया, म्यांमार हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सारे जो साउथ की कंट्री हैं। और इधर आप अगर अमेरिका महाद्वीप में भी देखेंगे, तो जो दक्षिण अमेरिका के देश हैं, जिनको कहा जाता है लैटिन अमेरिका और दक्षिण अमेरिका मिला के कहा जाता है, तो इन सारे जो जो सदर्न हेमिस्फेयर यानी जो दक्षिणी ग्लोब में रहने वाले जितने भी देश हैं, उन देशों के लिए कहा जाता है कि ये या तो अल्प विकसित हैं या विकासशील हैं। तो इन दोनों देशों दोनों प्रकार के देशों के बीच, यानी उत्तर और दक्षिणी जो पृथ्वी के गोलार्ध हैं, इन दोनों को विश्व के 2 भागों में बांट दिया जाता है विकास की संकल्पना के साथ। ठीक है, तो ये जो उत्तर और दक्षिण के देशों को आपस में विकास करने के लिए, या आप इसको मानिए आर्थिक समानता अचीव करने के लिए,
ये जो बहुत सी वार्ताएं विश्व स्तर पे हो रही थी, ये कहीं ना कहीं शीत युद्ध के काल में कहीं ना कहीं विफल होती जा रही थी। ठीक है, तो ये सारी उत्तर दक्षिण की जो वार्ताएं थी, इनका या तो कोई ऐसा मजबूत निर्णय नहीं आ पा रहा था, या ऐसा कोई मजबूत अ, नहीं बन पा रहा था कोई प्लेटफॉर्म जिसपे ये जो विकासशील देश हैं ये आके और आपस में संगठन स्थापित कर सके। तो उत्तर दक्षिण वार्ता की जो विफलता हुई ना, उसने भी सार्क की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। और उसके बाद एक दूसरे के साथ आर्थिक सहायता और सहयोग स्थापित करने की भावना ने भी सार्क को पैदा होने के लिए एक बहुत ही अच्छा पर्यावरण बना दिया था। तो ये सब इसके थे। उसके बाद में देखिए, इससे पहले 3 सम्मेलन हुए थे। ये 1947 का, 1950 का और 1954 का। तो इन्होंने क्या किया, तीनों सम्मेलनों ने, जो इन तीनों ने क्या किया, जो आपका सार्क है, साउथ एशियाई एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश करने में इन्होंने एक पहले से ही कहते हैं कि फाउंडेशन तैयार कर दिया था। ठीक है, इन तीनों ने। फिर आप देखिए 1985 में, देखिए इसका जो स्टैब्लिशमेंट हुई है 85 में, 7 से 8 दिसंबर 1985 आपका ढाका में पहला शिखर सम्मेलन हुआ आपका सार्क का। ठीक है, और इसमें सदस्य 7 देश थे जिन्होंने इस पे हस्ताक्षर किए। तो अब आप बोलेंगे कि 7 देश, इसमें कौन कौन से थे? ये हम सार्क का परिचय और संरचना देख लेते हैं। कि देखिए 7 से 8 दिसंबर 1985 ये यहाँ आपके सार्क की स्थापना हो जाती है। और फिर इसके जो सदस्य देश होते हैं, ये होता है आपका भारत, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मालदीव। अब ये जो आपका अफगानिस्तान है, ये शुरू में नहीं था। अफगानिस्तान की जो बात है, इसको आप थोड़ा सा हम बाद में समझेंगे। जो सिग्नेचरी कंट्रीज थी जिन्होंने सार्क की स्थापना की थी, वो ये 7 देश थे। और उसके बाद जो पर्यवेक्षक देश हैं इसके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार, ईरान और यूरोपियन संघ है। तो देखिए, जो अफगानिस्तान था शुरू में इसका सदस्य नहीं था, क्योंकि इसके ऊपर ये बात थी कि अफगानिस्तान की जो जियो स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है, वो पहले ना तो सेंट्रल एशिया में आता है। सेंट्रल एशिया जो 5 देशों का समूह है, जिसमें आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान और ये और एक कंट्री आता है उज्बेकिस्तान। तो इन 5 देशों का समूह है, वो है आपका सेंट्रल एशिया यानी मध्य एशिया के देश। उसके बाद में आपके आते हैं मध्य पूर्वी एशिया के देश, और कुछ आते हैं आपके दक्षिण एशिया के देश। तो कजाकिस्तान को इन किसी भी एरिया में उसको सम्मिलित नहीं माना जाता था। और ऊपर से जो 1989 और 85 का समय था, ये समय जो अफगानिस्तान के लिए एक ऐसा समय था जिसमें सोवियत संघ का वहाँ मिलिट्री इंटरवेंशन हो रहा था। तो उसके चलते भी अफगानिस्तान में बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स थी। तो उस वजह से भी अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं हुआ था। 2005 से अफगानिस्तान ने प्रयास किया कि हमको इसमें शामिल किया जाए। तो 2007 में जाके अफगानिस्तान को बाद में सार्क का सदस्य बनाया गया था। फिर देखिए इसकी संरचना, इसके शिखर सम्मेलन होते हैं, इसमें मंत्री परिषद होती है, स्थायी समितियां होती है, तकनीकी समितियां होती है, सचिवालय होता है। फिर इसके जो है विशेष, ये जो है इसके बॉडीज हैं, इसके काय हैं, वो क्या है? सार्क का एक अपना डेवलपमेंट है, फंड है। सार्क के एशियाई देशों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनी हुई है। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय मानक एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। और ऐसे ही सार्क मध्य मध्यस्थता परिषद बनी हुई है। तो ये सार्क का आप देख सकते हैं कि जो इसके सदस्य हैं वो अफगानिस्तान, या पाकिस्तान, आप मैप से देखिए, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। ठीक है, जहाँ पे बांग्लादेश इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहीं पे इसकी फाउंडेशन हुई थी, ढाका में 8 दिसंबर 1985 को। ये आपका श्रीलंका, आपका मालदीव्स, और उसके बाद में ये आपका, ठीक है, सारा ये एरिया कवर करता है। 8 कंट्रीज हैं, और ये 8 कंट्रीज सार्क के मेंबर कंट्रीज हैं।
फिर आप देखिए सार्क का चार्टर और ढाका का घोषणा पत्र क्या था। तो दक्षिण एशियाई देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए जो सार्क का चार्टर है उसमें बात कही गई है। एक दूसरे की समस्याओं के प्रति आपस में विश्वास, समझ और एक दूसरे के प्रति एक दूसरे के लिए सद्भावना विकसित करने के लिए एक दूसरे के साथ योगदान देना, ये है आर्थिक विकास। सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी सहयोग को मजबूत बनाना और पारस्परिक सहायता करना, ये है साझा हितों के मामले पे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आपसी सहयोग करना। यदि भारत और इसके आपस के पड़ोसी देश जो भी हैं, ये सार्क के कंट्रीज जो भी हैं, ये सारे लोग मिलके अगर किसी मुद्दे को किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जाके बोलेंगे, तो ये सारे जब देश एक साथ बोलेंगे तो इनकी आवाज और अधिक मजबूत बन के पहुंचेगी। ठीक है। और अगर अकेला कोई देश है, जैसे मालदीव जैसा छोटा देश है, नेपाल जैसा छोटा देश है, या भारत अकेला ही यदि किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाके कोई बात बोलेगा तो उसका थोड़ा सा वेटेज कम दिखता है। लेकिन अगर सारे देश अगर एक संगठन में कोई बात बोलेंगे, चाहे वो 8 देश हो, तो संगठन में बोले जाने की वजह से उसकी सुनवाई बहुत मजबूती से वहां होगी ना, वो बात अच्छे से रख सकेंगे। और पूरा विश्व उसको बहुत ध्यान से उस चीज को, उस कंसर्न को बहुत सीरियसली लेगा। तो इससे क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे यदि आप संगठन में रहते हैं तो आप अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे अपनी बात मनवाने के लिए फिर आप दबाव डाल सकते हैं। दबाव की राजनीति बहुत इंपॉर्टेंट होती है इंटरनेशनल मैटर्स में। फिर आप देखिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन है, इनका आपस में सहयोग करना, जैसे बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आप ईयू को ले लीजिए, ईयू जैसे बड़ा संगठन है, अफ्रीकन यूनियन ले लीजिए, वो भी एक बहुत बड़ा संगठन है। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय संगठन है और इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि आपका डब्ल्यूटीओ है, या फिर आपका हो गया वर्ल्ड बैंक हो गया, या आपका रीजनल कोई बैंक्स हो गए, है ना, जैसे अभी जो ब्रिक्स का बैंक है ना, इन सारे जो आर्थिक या फिर आप ले लीजिए अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, संस्थाएं हैं, उन सब के साथ भी यदि आप एक संगठन में रहेंगे तो आपको कॉर्पोरेट करना बहुत आसान रहेगा। फिर है परस्पर विश्वास, साझेदारी, एक दूसरे की समस्या को सुलझाने की प्रक्रिया में योगदान देना। तो ये भी कॉपरेशन का ही एक रूप है। उच्च विकासशील देशों के साथ सहयोग पर बल देना, एक ऐसे विकासशील देश जो कि और तेजी से प्रगति कर रहे हैं, उनके साथ यदि जो धीरे प्रगति करने वाले देश हैं, अगर वो संगठन बनाएंगे और उनके साथ सहयोग स्थापित करेंगे, व्यापार संबंध स्थापित करेंगे, तो उनको फायदा होगा। तो इस तरीके से इसका अपना एक बेनिफिट है। सार्क के सिद्धांत देखिए, सार्क के अनुच्छेद 2 में इसके सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। जो सार्क का संगठन है अपने द्वारा स्थापित मानदंडों के भीतर काम करता है। इस तथ्य को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है कि प्रत्येक सदस्य को अपने अधिकारों और कर्तव्यों और जैसी जरूरतों को व्यक्त करने का समान अवसर मिलता रहे। सार्क संप्रभुता, क्षेत्रीय राजनीतिक अखंडता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों का सम्मान करता है। वह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता है। मित्रता, विश्वास, पारस्परिक लाभ की भावना में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और भाग लेने वाले देशों के बीच सद्भाव, स्थिरता, शांति, इसको भी बढ़ावा देना। इसके अलावा आर्थिक सहयोग, निवेश, व्यापार में वृद्धि के माध्यम से सदस्य राज्यों के बीच क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना। देखिए ये जो रीजनल इंटीग्रेशन है ना, ये इसका सबसे इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है, रीजनल इंटीग्रेशन करना। फिर देखिए सार्क की भूमिका क्या आती है। सार्क की भूमिका देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आपस में सहयोग की बात आती है तो कहते हैं ना कि पड़ोसी जो है वो सबसे पहले काम आते हैं हमारे। तो देखिए जब भी आपदा प्रबंधन का काम हुआ तो सार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट इसका एक संगठन बन के उभरा है। तो आप देखिए ये 17वां सम्मेलन नवंबर 2011 मालदीव आड़ू सिटी में हुआ था। तो नेपाल में आए भूकंप के दौरान तत्कालीन सहायता की गई थी। कोविड-19 में भी इमरजेंसी फंड स्थापित किया गया था और 10 मिलियन अमेरिकन डॉलर्स का इसमें फंड था ये। फिर व्यापार है।
अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता की जैसे ही दक्षिण अफ्रीका मुक्त व्यापार समझौता 1 जनवरी 2006 को लागू किया गया था। तो जैसे मुक्त व्यापार समझौते होते हैं, वैसे ही हमने सार्क में भी साफ्टा के लिए हमने भी बात शुरू कर दी थी और ये शुरू हो गया था। 2012 में सार्क का निर्यात 2009 की 2 बिंदु से लेकर 354 बिलियन डॉलर तक हो गया था। ठीक है, तो आयात 300 बिलियन डॉलर से बढ़ के 602 मिलियन डॉलर हो गया था। ये यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, ये यहाँ पे भी ये बिलियन डॉलर हो गया था। ठीक है, ये ये 7 बिंदु बढ़ के 354 बिलियन डॉलर हो गया था और आयात जो था 300 बिलियन डॉलर से बढ़ के 602 बिलियन डॉलर हो गया था। और देखिए, फिर सुरक्षा भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। 1988 में सार्क ने आतंकवाद पर घोषणा का अनुमोदन, तस्करी, नशीली दवाइयों की तस्करी, नकली मुद्रा का व्यापार, हथियारों का अवैध व्यापार और सीमावर्ती क्षेत्रों में तनाव आदि पर विस्तृत विचार विमर्श किया। ठीक है, फिर ऊर्जा सुरक्षा एवं पर्यावरण, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऊर्जा जो सुरक्षा है वह हर देश की जो विदेश नीति को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उसको मोल्ड करने में एक भूमिका निभाता है। तो दक्षिणी फ्रेमवर्क जो है एग्रीमेंट ऑन एनर्जी कॉरपोरेशन नामक समझौते पे जो सार्क है वो हस्ताक्षर कर चुका है और आपदा प्रबंधन केंद्र की स्थापना कर चुका है। आपदाओं में त्वरित कार्यवाही समझौता, जलवायु परिवर्तन पर थिम्पू डिक्लेरेशन आ चुकी है और ब्लू इकोनॉमी के क्षेत्र में भी आपस में सहयोग की बात की जा रही है। फिर है सामाजिक विकास, दक्षिणी एशियाई विश्वविद्यालय, सार्क विकास निधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, मीडिया, संस्कृति, तकनीकी विकास, चौथे शिखर सम्मेलन में 1992 में सार्क वीजा योजना। और फिर ये सारी चीजें जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, मीडिया, संस्कृति, तकनीकी विकास, इन सारे मुद्दों पे तो सार्क की भूमिका महत्वपूर्ण रूप से उभर के आती है। फिर भारत और सार्क, देखिए भारत का सार्क के साथ कैसा संबंध है। सबसे पहला तो भारत संस्थापक सदस्यों में से एक है। भारत ने सार्क की स्थापना में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। फिर दूसरा, 8वां और 14वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया और द्विपक्षीय रूप से ही नहीं, मल्टीलैटरल तरीके से भी सार्क के साथ भारत ने सभी देशों को अपने साथ जोड़ा है। और देखिए, भारत ने 13 क्षेत्रीय व्यापार समझौतों, मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किया है और पड़ोसी राष्ट्रों के साथ तकनीकी प्रगति के लाभों को भी भारत साझा करने में हमेशा आगे रहता है। और ये जो हमारा अंतरिक्ष कार्यक्रम है जो श्रीहरिकोटा में संचालित होता है, तो हमने अपना साउथ एशियाई सैटेलाइट सिस्टम भी लॉन्च किया है, जिससे कि हम भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ अपने रिलेशन स्टैब्लिश करते हैं। तो इस तरीके से भारत जो है उसने यूनिवर्सिटी की भी स्टैब्लिशमेंट की है। और फिर ये आपकी दवाइयाँ, एंटीबायोटिक चिकित्सा वगैरह है, कोविड है, परीक्षण और ये अस्पताल वगैरह, इन सब चीजों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आज हम देखेंगे कि सार्क के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। सार्क बिल्कुल ये एक छोटा सा संगठन है और इस संगठन की चुनौतियां हमें पढ़नी बहुत जरूरी है, क्योंकि इस संगठन में ऐसे छोटे छोटे देश हैं और भारत जैसा एक अ, सबसे बड़ा उभरती हुई इकोनॉमिक वाला देश भी इसमें है। तो इसकी चुनौतियां हमें ध्यान में रखनी बहुत आवश्यक है। जो सीमावर्ती संघर्ष है सार्क के आपस के देशों के बीच में, जैसे भारत का ही आप ले लीजिए, तो भारत का इधर जो नेपाल के साथ है वैसे डायरेक्ट नहीं है, लेकिन भारत का चीन के साथ जो सीमा का संघर्ष है वो समहाउ इसके नेपाल, भूटान के साथ संबंधों को प्रभावित हमेशा करता रहा है। फिर इधर पाकिस्तान के साथ जो है और छोटी सी सीमा अफगानिस्तान के साथ भी लगती है और ये सीमा संघर्ष भारत का अपने पड़ोसी राज्यों के साथ चलता रहता है। इधर बांग्लादेश में भी पानी के बंटवारे के मुद्दे पर भी हमारी बहुत कभी-कभी चुनौतियां हमें सामना करना पड़ता है। आतंकवाद और शरणार्थी की समस्या तो
हर एक देश के सामने है, और भारत जैसे बड़े देश के पास तो ये समस्या और अधिक रूप से उभरती है, जहाँ पे इतनी जनसंख्या के बीच में यदि और शरणार्थी आके रहने लगे तो पता भी नहीं चलता है। फिर काठमांडू में आयोजित 18वें शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय आने वाले 15 वर्षों में क्षेत्रीय आर्थिक समुदाय बनाने के लक्ष्य पर निर्धारित किया गया था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया है। देखिए, सार्क एक ऐसा रीजन बन सकता है जो अगर आर्थिक सहयोग के मुद्दे पे एक अच्छा समुदाय बना ले ईयू की तर्ज पे, तो व्यापार में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि इनकी आपस की लड़ाइयां बहुत हैं। गरीबी निवारण, मुक्त व्यापार, अच्छे पड़ोसी संबंध, ये सब प्राप्त करने में ये देश असफल रहे हैं। इसमें 8 कंट्रीज हैं, और 8 कंट्रीज में आपस में आप खाली भारत भूटान को छोड़ दीजिए तो सबका किसी ना किसी के साथ, और आपस में भारत का भी सबके साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता ही रहा है। सार्क देशों के मध्य क्षेत्रीय एकता का अभाव और सदस्य देशों के बीच राजनीतिक संकट, ये सब भी चलता रहता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो देखिए सब जगह रहती ही है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना बहुत जरूरी है। 2010 में भी सार्क सागर सम्मेलन भूटान में निराशा व्यक्त की गई। अ, सार्क के 2010 में सार्क के शिखर शिखर सम्मेलन में जो भूटान में हुआ था, यह निराशा व्यक्त की गई कि क्षेत्रीय सहयोग, क्षेत्रीय विकास और क्षेत्रीय एकीकरण का गिलास आधा खाली है, और इस बात पर जोर दिया गया कि इस क्षेत्र को अन्य क्षेत्र संगठनों के साथ तुलनीय सफलता प्राप्त करने के लिए बेहतर ढंग से जुड़ाव, सशक्त, पोषित और शिक्षित होना चाहिए। फिर देखिए, निष्कर्ष और वे फॉरवर्ड में हम यही कह सकते हैं कि सार्क जैसे जो देश हैं, इनको दक्षिणी एशियाई पहचान को विकसित करने पर बल देना चाहिए। इनको अम, साथ मिलकर और सहयोग की भावना के साथ चलना होगा। अपने आपस के मतभेद और मुद्दों को सुलझाकर और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने आप को अगर उभारना है, तो साफ्टा को डेवलप करना बहुत जरूरी है। साफ्ता को डेवलप होना इतना इम्पोर्टेंट है, जिससे कि व्यापार बढ़ेगा, और अगर व्यापार बढ़ेगा तो इस एरिया में समृद्धि आएगी, और समृद्धि आएगी तो पूरे विश्व का फिर सार्क की तरफ ध्यान आकर्षित होगा। फिर सभी सदस्य देशों द्वारा इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संगठन क्षमता का अन्वेषण किया जाना चाहिए। जो आतंकवाद की समस्या है इस पूरे एरिया में, उस आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए भी सबसे पहले पूरे देशों को आपस में संगठित होकर एकजुट होना होगा, क्योंकि आप देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के साथ कभी आतंकवाद के मुद्दे पर सहमति बन ही नहीं पाती है। फिर है व्यापार की सुविधा, परिवहन में सुधार, प्रतिबंधों को हटाना, बंदरगाह की सुविधा, ग्रीन एनर्जी, ये सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पे ये साझा प्रयास कर सकते हैं। आतंकवाद, सीमा विवाद, नदी जल विवाद, इन सारे मुद्दों को सुलझा ले तो सार्क अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन बन के उभरेगा। तो सार्क के बारे में आज हमने ये सब पढ़ा कि इसकी भूमिका क्या है, उसके सिद्धांत क्या है, कैसे उसका गठन हुआ था, और फिर सार्क की अवधारणा, इतिहास को जान के हमने आज पढ़ा कि सार्क दक्षिणी एशियाई देशों का एक ऐसा समूह है जो कि इररिलेवेंट नहीं हुआ है, जो कि रिलेवेंट है यदि वो आपसी समझौते, आपसी विवादों को समझौतों के साथ दूर कर लें, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में खुद को पहचान दिलाने के लिए आपस में एकजुट होकर साफ्ता को इम्प्लीमेंट करें, तो सार्क कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छे संगठन के रूप में उभर सकता है। तो आज के हमारे इंटरनेशनल स्टडीज के लेक्चर में बस हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक, ओके, बाय, गुड बाय।